न्यूज 24 का खुलासा लगातार जारी है। ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट का असली और सबसे बड़ा खुलासा तो अब होने वाला है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको वो खुलासा दिखाने वाले हैं जो साबित करता है कि जिसके नाम पर ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का गेम हो रहा है, यह पूरा खेल खेला जा रहा है, यह जो पूरा तंत्र बिछाया गया है खेल में, वही नहीं है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर अब तक हुए खुलासे का रिकैप जान लेते हैं, इसीलिए क्योंकि कुछ नए दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मुझे सऊद के पास जाना होगा। सऊद, ओवर टू यू। जी, तो वीडियो कॉल के जरिए अपने जाल में फंसाने वाले गिरोह का गढ़ राजस्थान और हरियाणा के 50 गांवों में चल रहा है और यहां के गांवों में सैकड़ों लोग इस गंदे धंधे में लगे हुए हैं। ये रैकेट भले ही 2 राज्यों से ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन इसका शिकार देश भर में लोगों को बनाया जा रहा है। दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के तमाम लोगों को ये ब्लैकमेलर आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। तो अब आपको ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट का सबसे बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। असल में सबसे बड़ा और सबसे असली खुलासा यही है और यह ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लड़की के नाम पर, लड़की के साथ वीडियो कॉलिंग के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग गैंग ऑपरेट कर रहा है, दरअसल उसमें कोई लड़की है ही नहीं। लड़की का जिक्र हर बार हो रहा है, लड़की दिखाई दे रही है, लड़की की आवाज है, लेकिन लड़की है ही नहीं असल मायनों में। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जिस लड़की का अश्लील वीडियो प्ले होता है वो इस गैंग का हिस्सा है ही नहीं। इसका कहीं पर भी दूर दूर तक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट से उठाया हुआ एक वीडियो होता है और वीडियो के पीछे जो आवाज आती है वो गांव के ही बच्चों की होती है। बच्चों को ब्लैकमेलिंग के लिए ट्रेंड किया जाता है। वो लड़कियों की आवाज निकालते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। लड़की है ही नहीं, लेकिन इसके पीछे आप देख रहे हैं कि मासूम देश का भविष्य जिनको ट्रेंड किया गया है। अभी तक आपने देखा कि कैसे एक वीडियो कॉल से एक शख्स की जिंदगी बर्बाद करने की सोची समझी साजिश रची जाती है। फेसबुक से शुरू होकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल और फिर ब्लैकमेलिंग का ये पूरा खेल कैसे चलता है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब जो खुलासा होने जा रहा है उसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, दिमाग सन्न हो जाएगा। असल में खुलासा यही है। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे हैरत अंगेज खुलासा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा, ऐसा खुलासा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सेक्सटॉर्शन का यह गंदा धंधा खेला तो लड़की के नाम पर जाता है, लेकिन इसमें कोई भी लड़की शामिल ही नहीं होती है। जी हां, यही सत्य है, यही तथ्य है। अब ऐसा होता कैसे है, यह पूरा खेल हम आपको समझाएंगे। हेलो, हाँ बोलो, अपना मास्क उतारो। फेसबुक के जरिए व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद जब शिकार के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल में सीधे एक अश्लील वीडियो प्ले होता है। आप कहाँ बैठे हो? आपको दिख रहा है? मैं पहले आप अपना मास्क उतारो। वीडियो में लड़की अश्लील हरकतें कर रही होती है, लेकिन जो लड़की नजर आती है वो असली नहीं होती। दरअसल वो वीडियो होता है अश्लील वीडियो जो प्ले कर दिया जाता है। वीडियो के साथ जो आवाज सुनाई देती है वो उस लड़की की होती ही नहीं है जो वीडियो में दिख रही होती है। मिसाल के तौर पर इस वीडियो कॉल को ही देखिए। इस शख्स को वीडियो कॉल आया, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। अपना मास्क उतार कर अपना फेस दिखाओ। मैं तो दिखाई दूंगा आपको, अब तो पहले। हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये
कि जो आवाज सुनाई देती है वो ब्लैकमेलर के घर या गांव की लड़कियां या छोटे बच्चे होते हैं। सेक्सटॉर्शन के इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम देने के लिए ये लोग कुछ वीडियो क्लिप्स और न्यूड वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दिखाकर ऐसा प्रतीत होता है कि मान लो कोई घर की लड़कियां ही इनके साथ इन्वॉल्व हों, लेकिन ऐसा ना होकर वो कुछ न्यूड वीडियो क्लिप्स होती हैं। घर के बच्चे और लड़कियां जनरली इसमें जिसको भी हनी ट्रैप करते हैं उसके साथ थोड़ी देर पहले बात करने के लिए, ताकि वो कन्विंसिंग लगे, उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। बाद में वीडियोस प्ले करने के लिए घर के पुरुष इन्वॉल्व होते हैं। खुलासा ये कि जो आवाज सुनाई देती है वो ब्लैकमेलर के घर या गांव के बच्चों की होती है, जिन्हें ट्रेन किया जाता है। मतलब ये कि जो वीडियो प्ले हो रहा होता है वो किसी दूसरी डिवाइस पर चल रहा होता है और आवाज किसी दूसरे बच्चे की होती है। जब वो वीडियो पे आते हैं तो अचानक से जो फ्रॉडस्टर हमने नोटिस किए हैं, जो ये फ्रॉड का तरीका जो हमने नोटिस किया, उसमें अचानक से एक आपत्तिजनक पॉर्न क्लिप वो चला देते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब तक समझता है इसको और बंद करता है, तब तक वो स्क्रीन को रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना लेते हैं, जिसमें कि जो टारगेट है उनका वो दिख रहा होता है और साथ में एक पॉर्न क्लिप का इंसेट में वीडियो दिख रहा होता है। इसको बनाने के बाद फिर वो संपर्क करते हैं उसी व्यक्ति को और कहते हैं कि पैसे दो, नहीं तो हम इसको शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे। इसी खतरनाक खेल में लोग फंस जाते हैं, अपना चेहरा दिखा देते हैं। चेहरा दिखते ही वीडियो कॉल कट जाता है। चंद मिनटों में ही ब्लैकमेलिंग के लिए उसका मॉर्फ किया हुआ वीडियो उसके व्हाट्सएप पर आता है और फिर यहीं से शुरू होता है सेक्सटॉर्शन का गंदा गेम। हमने जब एक गुनहगार का स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसने भी यह बात कबूल की कि वीडियो कॉल पर या ब्लैकमेलिंग के लिए जो कॉल आती है वो दरअसल ट्रेन किए गए बच्चों की होती है। ज़्यादातर जो इसमें क्राइम कर रहे हैं इस तरह के वो 18 से 20, 22, 24 साल के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखें तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो इसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है। एक कोई बच्चा है जो सीख के आता है दूसरे गांव से और वो अपने गांव में आके वो देखता है कि इस तरीके से इतनी जल्दी उसने 1 साल में वो करोड़ों रुपए तक कमा रहा है, तो वो जानने की कोशिश करता है कि तुम कैसे कमा रहे हो। ये अपने घर में एक तरह के ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं, जहाँ पर यंग बच्चे उनके पास सीखने को आते हैं इस मोडस ऑपरेंडी को, और फिर वो इस तरीके से वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे गांव में फैला ये नेक्सस ऐसे ही चलता है। गांव के मासूम बच्चों को ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार किया जाता है। आवाज को मॉड्यूलेट करके उनसे वसूली का ये गंदा धंधा करवाया जाता है। नोट के लिए, पैसों से अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी दूसरी जिंदगी से खेला जाता है। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। आपको ऐसे ही धक्का लगा होगा, आप ऐसे ही अभी साइलेंट होंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। इसीलिए हमने कहा था कि जो आज हम खुलासा करने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देगा। जो लोग अब तक शिकार हुए हैं लड़की के नाम पर, आज वो सदमे में होंगे कि लड़की तो दरअसल थी नहीं और उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी कंडीशन में पहुंच गए जहां पर उनको शर्मसार होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा। लड़की है ही नहीं, ये मासूम है जिनको ट्रेंड किया गया है गांव में। इनकी उम्र 14-15 साल है। वो लड़की की आवाज निकालकर लोगों को ठग रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा क्राइम है, लेकिन अभी तक इसको हीनियस क्राइम की श्रेणी में नहीं लिया गया है। रेखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, इनको सीरियसली लेना चाहिए। और हमारे देश के अंदर एक बहुत पुख्ता कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के अंदर जो बना है, उसके तहत कोई वजह नहीं है कि इन क्राइम्स को हीनियस क्राइम्स की श्रेणी में ना लिया जाए। इंडियन पीनल कोड के तहत जो क्राइम्स को डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी ऑफेंसेस जो शरीर के खिलाफ होते हैं उनको हीनियस क्राइम्स के अंदर, जहाँ पे जान माल का खतरा होता है या किसी जान के साथ खेला जाता है, वो हीनियस क्राइम्स को माना जाता है। तो उसी तरीके से मेरा ये ओपिनियन है
कि ये जो साइबर क्राइम्स जो करे जाते हैं ये आपकी शरीर के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, आपकी दिल और दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, और इनका जो डैमेज होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। जो हमारे साथ इस पैनल के अंदर मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, और पहले भी उन्होंने बताया था। मैम, रेखा मैम, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये धक्का है हिंदुस्तान के लिए, एक धोखा, एक फरेब, जिसमें उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना। विपनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे देश के अंदर जो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत आप बता रहे हैं कि राजस्थान, हरियाणा वगैरह के अंदर जिस तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो एक जैसे कहते हैं ना, एक मास लेवल के ऊपर लोगों की जो साइकोलॉजी है सबसे पहले तो उनको खराब करते हैं। एक तो जो क्राइम करने वाला है, और स्पेशली जिसके अंदर मैंने देखा कि आपके प्रोग्राम के तहत कि ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, तो जो और कुछ तो जुवेनाइल हैं, जो अगर है ना जुवेनाइल बच्चों को भी इसके अंदर जोड़ा जा रहा है। गांवों के अंदर उनको ये सिखाया जा रहा है, ट्यूशन सेंटर्स जिस तरीके से सांगवान जी ने ये शब्द का इस्तेमाल करा कि ट्यूशन सेंटर्स एक तरीके से खोले जा रहे हैं। वो तो क्राइम मान ही नहीं रहे इसको, वो क्राइम मानते हैं कि किसी का गला दबा देना, किसी की हत्या कर देना, उसको क्राइम मानते, इसको तो क्राइम ही नहीं मानते वो लोग। बिल्कुल, वो इतना सेंस ऑफ डिनाइल के अंदर है कि जब तक हम कोई तरीके से फिजिकल तरीके से क्राइम ना करें तो वो क्राइम नहीं होता। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और ऑफ कोर्स जो विक्टिम है उसको तो आप धोखा दे ही रहे हैं। तो ये जो आपने जो सवाल पूछा था कि क्या ये हीनियस क्राइम्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, देखिए ये हीनियस क्राइम जो इंडियन पीनल कोड के तहत है वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर मिनिमम सजा जो होती है 7 साल और 7 साल के ऊपर होती है। तो जहां तक साइबर टेररिज्म की बात है, अगर वो उसका कोई केस आता है जहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है तो वो तो ऑफ कोर्स हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। पर बाकी जो इंडियन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का जो कानून है उसके तहत जो सजा इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो है 2 साल से लेके 7 साल तक की। तो कुछ क्राइम्स जो है वो हीनियस की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। हाँ, परंतु ये बहुत ही, मुझे लगता है कि मैम वक्त आ गया है कि कोर्ट को भी इसको अब गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जाल फैलता जा रहा है, इसमें लोग फंसते जा रहे हैं जिसमें देश का भविष्य भी है। अब ये वक्त आ गया है, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। एक पीड़ित भी मेरे साथ मौजूद है, विक्टिम की आपने बात की है, वो क्योंकि इसका शिकार हो चुके हैं। आपने सारा अपनी कहानी हमें बताई है कि कैसे ये आप इसमें फंसे हैं जाल में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने फैमिली से डिस्कस किया तो कैसा सपोर्ट उनकी तरफ से मिला, और आगे अब क्या कदम उठाने वाले हैं आप? मैंने सबसे पहले सुबह कल आते ही अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी ने कोई बात नहीं बेटा, डरना नहीं है, तो जाके या तो किसी से बात कर, नहीं तो सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर। फिर मेरी वाइफ भी है, मेरी वाइफ ने भी मेरे को सपोर्ट किया। उसने कहा कि आप जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी बाकी हम लोग हैं आपके साथ, तो पुलिस को कंप्लेंट करो। ये चीज़ गलत है तो गलत है, तो अगर तुम्हारे साथ हो कल को किसी और के भी साथ हो सकता है। तो मैं भी सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए सबसे पहले पुलिस को कंप्लेंट करें, और अगर कोई भी दिक्कत आती है बाकी तो पुलिस आपके साथ है ही। देखिए, बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने हिंदुस्तान को जागरूक करने के लिए कहा। ये खुद पीड़ित हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, पैसे नहीं दिए, मना कर दिया कि जो करना है कर लीजिए, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। उसके बाद उसकी कॉल तक नहीं आई। जो लोग इनको फंसा रहे थे, शक इनको तब हुआ जब उसने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, फिर उसने कहा कि मुंबई में मैं आपका केस फाइल करूंगा, तब इनको शक हुआ। लेकिन ये डरे नहीं, इनकी निडरता ने बचाया है। ऐसे ही आपको भी हिम्मत दिखानी है वेद सर। लेकिन ये जो हिलाने वाला खुलासा है वो ये है, आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के उन लोगों को बड़ा धक्का लगा है जिस लड़की का जिक्र कर रहे थे, जिस लड़की के नाम पर वो सब कुछ अब खो बैठे, पैसे तक दे दिए, वो दरअसल लड़की है ही नहीं। दूर दराज इलाकों में बैठे वो बच्चे हैं जिनको ट्रेंड किया गया है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, मैं खुद हिल गई हूं। वेद सर, वेद सर को आवाज नहीं जा रही है, लेकिन संयोग जी आपने मेरा सवाल सुना तो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो फर्जी सिम यूज करते हैं और जो व्हाट्सएप नंबर रहता है वो अलग रहता है, तो जिसके कारण जो ट्रेस होना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई ट्रेस भी करते हैं, मान लो जो व्हाट्सएप नंबर है उसे ट्रेस करते हैं, तो उसका लोकेशन अलग रहता है, और जो नंबर यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए वो लोकेशन अलग रहता है। तो इसके कारण जब पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लिखाता है, जो नंबर से उसको कॉल आया था व्हाट्सएप कॉल, वो अलग होने के कारण पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती कि एक्चुअल में उसका लोकेशन कहाँ पे। जी
अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ जल्दी से कि हिंदुस्तान को हमें बचाना है, हम जागरूक कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हिंदुस्तान अब सबक ले चुका होगा और अलर्ट भी हो गए होंगे। तो इस तरीके के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम जितनी भी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई हाय का भी मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आती है, तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप फेसबुक यूज करते रहेंगे या व्हाट्सएप यूज करते रहेंगे तो हर जगह आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स दी रहती है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो अगर आप वो प्राइवेसी सेटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग कर देते, कोई भी आपको रिक्वेस्ट अननोन आपके फ्रेंड्स नहीं देखा, मतलब जैसे कि आपके सोशल प्रोफाइल में अगर कोई भी जाता है तो आपके दोस्त देख सकता है, तो आप वो सारी रेस्ट्रिक्शन सेट कर दो ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आता है तो आपके दोस्त नहीं देख सकता है, आपकी प्रोफाइल की फोटोज डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके ऑन कर दीजिए। उसी तरह व्हाट्सएप पे भी अगर कोई आपको अननोन रिक्वेस्ट आती है या आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है, आप पहले उसे जांचो, पहले समझो कि कौन है, और अगर आपके पहचान का नहीं है तो उसे आप रिपोर्ट कर दो और ब्लॉक कर दो, और वीडियो कॉल एक्सेप्ट बिल्कुल ना करो। इंसिडेंट होते करेक्ट, तो ये इंसिडेंट उनके साथ नहीं होने के लिए। और ये जो कॉलिंग होता है बेसिकली ये कोई स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले किया जाता है और बैकग्राउंड में फिर कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड रहता है बच्चे का, वो उसे प्ले किया जाता है और उस तरह से फिर जैसे ही वो सामने वाला पर्सन आपकी मतलब जैसे ही आप आपके खुद के कपड़े निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उतना वो जो सेशन है फिर वो अब्यूजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस एक्सटॉर्शन जो केसेस है, जैसे कि सामने तो लड़की है ही नहीं सर, सामने तो लड़की है ही नहीं, वो तो एक वीडियो प्ले किया गया है, स्क्रीन पे वीडियो प्ले जी। और इसका क्या करें सर, डीप फेक तकनीक का? इसको तो नॉर्मली लोग समझ ही नहीं पाते हैं। करेक्ट नॉर्मल बात है, बिकॉज आपके साथ तुरंत डायरेक्टली कोई लड़की बात करे तो ये आपको अच्छा लगता है, और जो इसके शिकार होते हैं जो सर मैं आपकी वॉइस ठीक कराती हूँ, ब्रेक हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी हम सही से सुनना चाहते हैं। लेकिन वेद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर मैं खुद हिल गई हूं जब मुझे पता चला, और सर थोड़ी देर पहले आप लड़की का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कोई लड़की नहीं है। आज उन लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई होगी जो इसमें फंसे और अपना सब कुछ डुबा कर बैठ गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे बहुत सारे जानकार ऐसे हैं जिस तरह से उनको चीट किया गया है। अभी मैं आपके चैनल पर पुलिस को निकम्मा बताया जा रहा था, अदालतों को हमेशा कोसा जाता है कि सालों साल चलते हैं, पर कक्कड़ जी भी इस देश के नागरिक है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आए और कानून को बदलें। इसमें रेखा मैडम बैठी हुई है, बता सकती है कि पुलिस सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती। पुलिस चाहे तो तुरंत मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करके सालों साल जेल नहीं रह सकती। अभी आपने एसपी अलवर जो मैडम बोल रही थी और एसपी भरतपुर का आपने स्टेटमेंट सुना था, वो फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट है या कोई रिपोर्टेड क्राइम नहीं है तो पुलिस उसके अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। उसके अलावा आपने देखा कि ट्विटर के खिलाफ हिंदुस्तान पूरा लड़ रहा है आज की डेट में। कक्कड़ साहब को बताएं, पहले कानून की स्थिति को समझे। पुलिस और अदालत और हमारी आर्मी को निकम्मा कहने वाले बहुत लोग हैं, पर इस सिस्टम में सुधार करने के लिए आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है विपनेश। मैं आपकी चैनल की और आपकी और तमाम आपकी टीम की बहुत तारीफ करता हूं कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाया है कि लोग समझेंगे और जानेंगे। अवेयरनेस की जरूरत है सर, मैं सैल्यूट करती हूँ आज फिर जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को, न्यूज़ 24 को सैल्यूट करता है, लेकिन यहाँ पर सवाल उन लोगों का है। अभी मेरे पास ट्विटर पर एक सवाल आया, सवाल नहीं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ और हम थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने हमें सीरियसली नहीं लिया, हमारी प्राइवेसी का ख्याल तक नहीं रखा। अब ऐसे में कैसे पहुंचे आप तक सर, बताइए। ऐसे भी आपके सिस्टम में लोग हैं। बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ थानों के अंदर तो कंप्यूटर इंटरनेट तक नहीं है। आप इस देश को सुधारने की बात करते हैं, ऑनलाइन क्राइम को टैकल करने की बात करते हैं, सिस्टम तक नहीं है। तो इसमें मेरी और कक्कड़ साहब की और रेखा अग्रवाल सभी की जिम्मेदारी है कि अवेयर कराया जाए, पुलिस वालों को भी ट्रेंड करा जाए। पुलिस में कोई ऐसा भर्ती होकर नहीं आते कि विदेश से, अमेरिका, कैलिफोर्निया से ट्रेंड होकर आते हैं। ये आम लड़के होते हैं जो यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से पढ़कर जाते हैं और उनको जानकारी दी जानी चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पूरे पुलिस वाले साइबर क्राइम के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक लेमैन है, उनको ट्रेडिशनल क्राइम की
अच्छी इन्वेस्टिगेशन आती है, परंतु ये नए तरह का क्राइम है, इसको समझने में टाइम लगेगा और इसको टैकल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्राइम टैकल नहीं हो पाएगा। सर, अब वक्त आ गया है, हिंदुस्तान को बचाना है। ये मैं 10 बजे से जो शो कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि पुलिस, हिंदुस्तान के साथ साथ पुलिस भी जागरूक हो और इस दिशा में काम किया जाए, ताकि हमें उन लोगों को बचाना है जो फंस रहे हैं, उन लोगों को अरेस्ट करना है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। जी कपिल जी। एग्जैक्टली। देखिए, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। हेलो। यस सर, बोलिए। हाँ जी, मैं दो चीजें, मैं वेदभूषण जी को ये भी बताना चाहूंगा। एज अ साइकोलॉजिस्ट 2014-15 में मैंने एक PIL फाइल करी थी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, जहां पे मैंने 25 कंट्रीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड पुलिसिंग के ऊपर रिसर्च करी है। खैर, वो बात अलग है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। अभी आपने SP को सुना, हर आदमी लोगों के ऊपर डाल रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। न्यूज़ 24 चैनल, न्यूज़ चैनल गांव तक पहुंच गया है। आपने कहा हमने घर घर पे मालूम है, पुलिस ऐसा मोटो एक्शन नहीं ले सकती। SP आप देखिए क्या कहते हैं, वो तो पहाड़ियों में चले जाते हैं। अरे वो कहीं ना कहीं आपके लिए पुलिस निकम्मी, कानून में बदलाव कराइए। तो कहने का मतलब है कि लोगों के ऊपर चीजें डाल देना और खुद उससे पल्ला झाड़ लेना, यही अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये का प्लेटफॉर्म है और ये गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें अपने स्टेटमेंट में संशोधन करना होगा। हम उन पुलिस ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शायद आप उनकी बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने किया है कि कुछ लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, शायद पूरे तंत्र नहीं है ऐसा। कपिल जी, आपने तो पूरी पुलिस को निकम्मा बता दिया एकदम। कपिल जी, हाँ जी, पूरे तंत्र को हम ऐसा नहीं कह सकते। मुझे लगता है आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत सिंपल है कि जब आप देखिए, आप तंत्र वगैरह को, मैं सिस्टम को अलग छोड़ देता हूं। आप मुझे बताइए उस आदमी के घर में क्या होता है जिसके घर में उसको एक्सपोज होता है, जो ब्लैकमेल होती है, उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। अभी आपके जो स्टूडियो में सज्जन बैठे हैं, ही इज अ मैरिड मैन, इनकी वाइफ ने इनको सपोर्ट किया, इनकी मदर ने सपोर्ट किया। ऐसे कितने लोग आराम से चले जाते हैं। जब आप पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, आपके अंदर खुद डर होता है, क्योंकि आपको वहां पे ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपने ये किया, आपने वो किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के इमोशन को नहीं समझते। किसी से कुछ गलती हुई, इसका ये मतलब भी है, मजाक उड़ाते हैं, मजे लेते हैं, हमने ये भी देखा है। कुछ तो ऐसे भी हैं। तो आपको लोगों के इमोशन, लोगों की भावनाएं, जो उनको मेंटल ट्रॉमा होता है, उसको समझना पड़ेगा। वेद सर, कर्जी कानून से चलता है देश कानून से चलता है, भावनाओं से देश नहीं चलता। भावनाओं से अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि भावनाओं में बिना कंप्लेंट के, बिना एप्लीकेशन के, बिना लॉ को समझे किसी को अरेस्ट करके सालों साल जेल में नहीं रख सकती पुलिस। नहीं, वेद सर, मैं क्या कह रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं मैं उससे अग्री करती हूँ, सहमत हूँ, लेकिन हमारा मोटिव क्या है डिस्कशन का? हमारा मोटिव यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आज शो के बाद कम से कम कुछ शुरुआत ऐसी हो कि साइबर क्राइम को भी हीनियस क्राइम में लाया जाए, क्योंकि इससे भी मौतें हो रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम ये कह के नहीं बैठ सकते कि पुलिस फोर्स नहीं है, अभी कोई प्रूफ नहीं है। अरे सबसे बड़ा जो ताकतवर कर कोई है तो वो है पुलिस तंत्र इस देश में सर। वेद सर, विपिनेश जी बनवाइए ना, नॉन बेलेबल बनवाइए, नॉन बेलेबल बनवाइए, इसमें फांसी का प्रावधान कराइए ना। पार्लियामेंट मौजूद है, हिंदुस्तान कक्कड़ साहब जैसे प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं, वो कानून में बदलाव करें। हम तो कहते फांसी की सजा होनी चाहिए, पर कानून में बदलाव तो हो, या पुलिस वाले अपनी तरफ से फांसी, अदालतें फांसी दे दें। रेखा मैडम थोड़ा प्रकाश डालें एक बार इस मामले पे। जी सर, देखिए मेरा रेखा मैडम और सर वेद सर, कपिल सर और साथ ही संयोग जी और जो यहां पर मेरे साथ पीड़ित बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से हम लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि हिंदुस्तान को जागरूक करें, और हो सकता है, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा, कोई भी इन जालसाजों के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि आज हम तह तक गए हैं, हर हकीकत खोल कर रख दी है। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और बहुत वक्त दिया है, विस्तार से हमने चर्चा भी की है। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
कोई भी कॉल आती है, कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आती है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता है तब भी आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि घातक हो सकता है। समझिए, आप इसको समझिए। कुछ करने से पहले 100 दफा सोचिएगा, तभी आप बच सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन 2 बजे से ठीक आपको दिखाएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं और उनको उजागर करेंगे जो इस जाल में आपको फंसाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।